नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। बोरिस जॉनसन ने अमेरिका में एक चैनल में इंटरव्यू में कहा है कि लोग कहते हैं कि उन्हें जिस चीज़ से चिंता होती है वो है ट्रंप की अप्रत्याशितता। ये अच्छी बात है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा व्यवहार है क्योंकि विदेशी नेता ट्रंप को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं। ट्रंप की तारीफ करते हुए बोरिस जॉनसन ने आगे कहा है कि यदि वो व्हाइट हाउस में होते तो पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करते। मुझे लगता है अगर ट्रंप व्हाइट हाउस में होते तो पुतिन 2022 में ऐसा आक्रमण नहीं करते। आपको बता दें कि जॉनसन 2016 से 2018 तक ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे। इसके बाद वो 2022 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वो ट्रंप और बाइडेन सरकार के काफ़ी करीबी रहे। उन्होंने ट्रंप या उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन नहीं करने की वजह बताते हुए भी ये भी कहा है कि अमेरिकी लोगों का निर्णय है। इस दौरान जॉनसन ने 2017 के नाटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप के साथ एक मीटिंग भी की थी और साथ ही साथ ये मीटिंग को याद किया जिसमें ट्रंप पर अन्य नेताओं का अपमान करने और ख़राब व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। स्पेन इस समय बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 200 से अधिक लोगों की जान चली गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित वेलेंसिया शहर है। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में आई इस जल प्रलय में 205 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मौतें वालेंसिया शहर में हुई हैं। खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने चेतावनी भी जारी कर दी है और साथ ही साथ इसे लेकर अधिकारियों ने भी बताया है कि कुछ इलाकों में सड़कें टूट गई हैं। इससे आपातकालीन सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। देश में जारी बाढ़ के कहर के बीच राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने सोशल मीडिया पर संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा है कि पूरा स्पेन उन लोगों के दर्द का महसूस कर सकता है जो इस बाढ़ में अपने परिजनों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सभी आवश्यक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इससे जल्द उभरा जा सके। लोगों को घरों और कारों से निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाढ़ से तबाह इलाकों में 1100 सेना के जवानों को तैनात किया गया है। विभाग ने देश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित तटीय इलाकों में भारी बारिश को लेकर अभी भी रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हुलेवा में लगातार 12 घंटों तक 140 किलोमीटर बारिश हो सकती है और वहीं अन्य इलाकों में बारिश को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रासेना, आंदेवालो और कोंडाडोआ क्षेत्र में बारिश के लिए ऑरेंज और तूफानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा धमाके की खबर सामने आई है। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बलूचिस्तान के मस्तूंग में बीते शुक्रवार को पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान हुए विस्फोट में 5 स्कूली बच्चों और एक पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस ने बताया है कि स्कूली बच्चों को ले जा रही एक मोटर रिक्शा पास ही था, तभी एक बाइक में रखा आईईडी बम फट गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 स्कूली छात्र भी शामिल हैं और 22 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमले की अभी तक किसी ने यानी कि किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। आशंका जताई जा रही है कि अलगाववादी समूह इस घटना में शामिल हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हमास के बड़े नेता इजल दीन कसाब को मार गिराया है। आईडीएफ के अनुसार कसाब हमास के राजनीतिक ब्यूरो का सदस्य था और संगठन के भीतर राष्ट्रीय संबंधों को देखता था। वो गाजा में हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों के बीच समन्वय और संबंध की देखरेख करता था। उसके पास इसराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों को अंजाम देने का निर्देश देने का अधिकार था। आपको बता दें कि हमास ने कसाब की मौत की पुष्टि तो की है, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि इस संगठन में वो बड़े पद था। हमास ने उसे एक स्थानीय कार्यकर्ता बताया।
यह हमला इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ। इजराइल ने शुक्रवार को गाजा में 2 रॉकेट दागे। आईजीएफ के अनुसार उन्होंने खान यूनिस में हवाई हमला कर हमास के वरिष्ठ अधिकारी कसाब को निशाना बनाया। इस दौरान आईजीएफ ने आगे कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से 1500 से अधिक आतंकवादियों को मार गिरा दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। अनंतनाग के हल्कान गली इलाके में अभी भी मुठभेड़ चल रही है और इलाके को पूरी तरह से सील कर रखा है। अनंतनाग के अलावा श्रीनगर और बड़गाम में भी एनकाउंटर जारी है। जवानों को श्रीनगर के खानियार इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपको बता दें कि टारगेट किलिंग का एक और मामला सामने आया था, जहां जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में शुक्रवार शाम आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को गोली मार दी, जिसे लेकर अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य कश्मीर जिले के मागम मजहमा इलाके में गोली लगने से सोफियान और उस्मान गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर भाजपा जमकर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा की चुनाव तैयारियों में जुटे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि यह बात कर्नाटक चुनाव से ही चर्चा में आई है कि कांग्रेस जो घोषणा करती है वो बजट और राज्य का राजस्व देख के बिना ही करती है। हिमाचल आज इससे गुजर रहा है। कर्नाटक में विकास पर रोक लग गई है। देर आए दुरुस्त आए। मैं खड़गे जी के बयान का स्वागत करता हूँ। हमें वही वादे करने चाहिए जो हम जान सकते हैं, जो हम कर नहीं सकते हमें वो वादे नहीं करने चाहिए। देखिए, मेरा लगता है कि ये बात कर्नाटक चुनाव से ही बात चर्चा में आए थे कि कांग्रेस जो घोषणा करता है वो बिना बजट करता है, बिना स्टेट का रिसोर्स देखते हुए करते हैं। राहुल पागलापन करते हैं। हिमाचल आज उसके लिए सफर कर रहा है। कर्नाटक में डेवलपमेंट एक प्रकार में रुक लग गया है। तो देर आए दुरुस्त आए। मैं खड़गे जी का बयान को स्वागत करता हूं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी को इतना ही लोगों को प्रॉमिस करना चाहिए जो हम कर सकता हूं। जो हम कर नहीं सकता हूं ऐसा प्रॉमिस हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, खड़गे के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस के हाथ में आने पर संपत्ति विपत्ति बन जाती है। सत्ता में आने पर कांग्रेस विपक्षी दल खजाना खाली कर देते हैं, जनता को वांछित सुविधा नहीं दे पाते हैं। ऐसा सुधांशु त्रिवेदी की ओर से आरोप लगाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से कांग्रेस गिरती नजर आ रही है। इसी कड़ी में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से जो निकलता है वो दिखता है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बनानी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। उस समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है, उन्होंने दिखाया है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। जस्ट आपने देखा होगा पिछले 2-3 बजट से जो प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी एंड द लग्जरी आइटम्स के ऊपर ग्रेजुअली टैक्स एंड ड्यूटी बढ़ाई गई है और जरूरतमंद जनता को अनाज मुफ्त मुहैया कराया गया है। मोदी जी का यह विचार उस भगवान राम के आदर्श से प्रेरित है, जो कि दीपावली का पर्व है, जिनके लिए लिखा गया है कि मणि माणिक महंगे किए और सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो लग्जरियस आइटम्स को के ऊपर टैक्स और गरीब व्यक्ति के लिए अनाज की उपलब्धता। मगर अफसोस की बात यह है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित
व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं, और उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस में कुछ एक समझदार नेता होते थे जिन्होंने वित्तीय संकटों के बीच में भी देश को सही दिशा दी, जैसे पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी। तो हो सकता है आज के इस राहुल गांधी के एरा में, कभी कभी कहा जाता ना कि जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, तो उनके मुंह से वह सत्य स्वतः निकल गया, या यूं कहें जो हकीकत थी वो जुबान पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में उद्धव की शिवसेना नेता अरविंद सावंत द्वारा शिवसेना नेता शाइना एनसे पर की गई टिप्पणी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि कोई अपमान नहीं हुआ। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मुंबा देवी से भाजपा उम्मीदवार शाइना एनसे बाहर से आई हैं और वो एक आयातित माल है। अगर वो एक आयातित माल है तो ये महिला का अपमान कैसे है? अपने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा है? आपको एक बार इतिहास देखना चाहिए। बाहर का माल है तो बाहर का माल है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो लोग कहते हैं कि वो बाहर से आया है। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इश्यू करने की जरूरत नहीं है भाई। सर, विधानसभा निवडणुकीनंतर ओबीसी आरक्षण थांबवले जाणार आहे, त्यामुळे आरक्षणवादी जनतेने आपल्या पक्षाला पाठिंबा द्यावा असं खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब, क्योंकि लगातार जो छठ पर्व है वो लगातार अब बढ़ रहा है और लोगों में इसको लेकर उत्साह है। पहली पारी सिमट गई है। पहली पारी में भारत की 28 रन की यहां पर बढ़त देखने को मिली है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड की ओर से लगातार जवाबदेही जो है वो लगातार खिल रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट में भारत को दूसरी पारी में 28 रन की बढ़त मिली है। दूसरे दिन सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 90 और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 60 रन के बदौलत से भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से एजाज पटेल ने सर्वाधिक यानी 5 विकेट झटके। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 235 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 263 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम 235 रन पर धराशायी हो गई थी। कीवी टीम के लिए डेरेल मिचेल ने 75 तो विल यंग ने 71 रन की पारियां खेली थी और भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 5 और वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट झटके थे। इसके अलावा अन्य कोई गेंदबाजी अपनी छाप नहीं छोड़ सका था। न्यूजीलैंड के बाद भारत की पहली पारी में अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन भारत को 25 के स्कोर पर पहला झटका रोहित शर्मा 18 के रूप में मैट हेनरी ने दिया। इसके बाद यशस्वी और गिल ने पारी को संभाला ही था कि 78 के स्कोर पर यशस्वी 30 एजाज पटेल का शिकार हो गए। इसके बाद कुछ ओवर को देखते हुए मोहम्मद सिराज को नाइट वॉचमैन के रूप में उतारा, लेकिन वो पहली ही गेंद पर शून्य पर पटेल का शिकार हुए। फिर भारत को चौथा इसका विराट कोहली के रूप में लगा, जो 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। इस तरह भारत ने पहले दिन स्टंप तक 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए
आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।